तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोचिंग शिपयार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों कोचिंग शिपयार्ड की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है। अब इसका सबसे बड़ा कारण है OFS। रिपोर्ट के जरिए एक चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं कि कोचिंग शिपयार्ड में OFS इंट्रोड्यूस हो सकता है और 6 से 8% के डिस्काउंटेड रेट में इस कंपनी के प्रोमोटर अपने स्टेक्स को डाइल्यूट कर सकती है। अब इस कंपनी के प्रोमोटर एग्जैक्ट है कौन? तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर प्रोमोटर देखोगे तो नाम मेंशन दिखेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट, जो कि करेंटली 67.91% स्टेक्स इस कंपनी का ओन कर बैठी है। अब रिपोर्ट ये कह रहा है कि गवर्नमेंट OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल अपने स्टेक्स को डाइल्यूट कर सकती है फंड रेज के लिए, और इसमें 6 से 8% का डिस्काउंट गवर्नमेंट इशू कर सकती है जो कि करंट मार्केट प्राइस से होगा। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से समझा देता हूँ और भी डिटेल में। देखो, इससे पहले भी एक बार हमें OFS देखने को इस कंपनी में मिल चुका है। अगर आप 2021 में देखोगे तो गवर्नमेंट ने 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा का OFS के ज़रिए फंड रेज किया था और उसका रिफ्लेक्शन आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी दिख जाएगा। अगर आप पहले के शेयर होल्डिंग पैटर्न के नंबर्स को देखोगे तो प्रोमोटर के स्टेक 72.81% था, गिरकर 67.91% हो गया था। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने अच्छा खासा पैसा रेज किया था स्टेक्स को डाइल्यूट कर। खैर ये जो डेटा है वो 2024 दिसंबर क्वार्टर का है, मतलब दिसंबर क्वार्टर में गवर्नमेंट ने अपने स्टेक्स को डाइल्यूट किया था। और यहाँ पर मेंशन किया गया है मई 2021 से लेकर अब तक। तो मई 2021 से लेकर अब तक गवर्नमेंट ने जितने बार भी डिस इन्वेस्टमेंट किया है उससे 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट रेज कर चुकी है। अब ये सारी चीज़ें तो कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, सोर्सेज के ज़रिए हमें सुनने को मिल रही हैं। और सोर्सेज के ज़रिए अगर सुनने को मिल रही हैं तो सच भी हो सकती हैं और झूठ भी हो सकती हैं। तो इसके क्लैरिफिकेशन में गवर्नमेंट ने क्या कहा है तो चलो वो समझ लो। तो देखो, यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से डिनाई कर दिया है कि उनका कोई भी स्टेक सेल का प्लान नहीं है। अब देखो, रिपोर्ट के ज़रिए OFS की न्यूज़ अगर आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको डिनाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये एक तरह से ख़राब रेपुटेशन बनाता है कि प्रोमोटर ही कंपनी से निकल रही है। और मैक्सिमम जो OFS की रिपोर्ट होती है ना, वो अचानक से आती हैं और उसको तुरंत इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा। अब इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। अगर मान लो कोई कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपये का है, वहाँ पर प्रोमोटर बोलती है कि 5% डिस्काउंट पे हम OFS ला रहे हैं, यानी कि जो हम अपनी स्टेक सेल करेंगे उसके लिए हम 5% डिस्काउंट का ऑफ़र दे रहे हैं, यानी कि वो स्टेक सेल करेगी 95 रुपये पे। अब मान लो 100 रुपये उसका शेयर प्राइस है और 95 रुपये में अगर वो अपनी स्टेक सेल कर रही है तो जो भी यहाँ पर उनके स्टेक खरीदेगा उनको सीधा सीधा 5 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा एक शेयर पे, राइट। अब मान लो ये OFS की खबर हमें पहले से ही पता रहती है, तो प्लान तो है कंपनी का 100 रुपये पे 100 रुपये पे 5% डिस्काउंट देने का। और उस डिस्काउंट से अगर प्रोमोटर ने डिसाइड कर लिया कि हाँ चलो हम 5,000 करोड़ रुपए रेज़ कर रहे हैं, अगर उस न्यूज़ की वजह से शेयर प्राइस 100 से 95 आ गया और उसका 5% अगर नीचे गया तो कंपनी 5,000 करोड़ की जगह हो सकता है 4,500 करोड़ ही रेज़ कर पाए। तो इस वजह से मैक्सिमम जो OFS की रिपोर्ट होती है ना, उसको प्रोमोटर्स हमेशा डिनाई कर देती हैं। और यहाँ पर प्रोमोटर तो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को डिनाई कर दिया है। हो सकता है कि आगे चलकर चीज़ें ऑफिशियल हो जाएं, बट अभी जो चीज़ें ऑफिशियल नहीं हैं उस चीज़ को देखकर अगर हम गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन देखें तो उन्होंने इस चीज़ को गलत बता दिया है। बाकी देखते हैं बाद में ये सारी चीज़ें सच होती हैं या झूठ। तो चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में काफ़ी अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है और इसके पीछे का 2 बड़ा कारण है। इसमें पहले कारण की अगर हम बात करें तो पहला कारण यही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर आज के दिन अच्छी तेज़ी इसलिए दिखा रहा था क्योंकि जियो ने फाइल कर दिया है IPO के लिए जो DRHP है वो, और इसमें 27 करोड़ शेयर्स उन्होंने फ्रेश इशू किया है। और बाकी के नंबर्स हो सकता है कि OFS के हों या फिर टोटल हो सकता है फ्रेश इशू वाला ही IPO हो।
अब देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के वैल्यूशंस को री रेट करेंगी, क्योंकि अभी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रेवेन्यू आप देखते हो ना, उसमें जियो का भी कंट्रीब्यूशन दिखता है। बट जब जियो एक सेपरेट एंटिटी बन जाएगी तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो रेवेन्यू है उसमें थोड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। और जब चेंजेस देखने को मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं रिलायंस के फ्यूचर आउटलुक को लेकर, वो ईपीएस बताती हैं कि इतने परसेंट से ईपीएस ग्रो होगा, तो उस रिपोर्ट में भी चेंजेस हमें देखने को मिल सकती है। और जहाँ कोई कंपनी अगर 10% से ईपीएस मान लो अपने ग्रोथ रिपोर्ट दिखा सकती है आने वाले कुछ सालों में, अगर एक कंपनी को हटा दे, सेपरेट लिस्ट कर दे, तो हो सकता है कि ये 10% का नंबर 9% पे भी आ जाए, या अगर वो सेपरेट वाली कंपनी ख़राब है तो ये 10% का नंबर 11-12% तक भी चला जाए, है ना। तो इस वजह से ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के दिन रिलायंस के शेयर में इस वजह से तेज़ी भी दिखी है। उसके अलावा एक और काफ़ी बड़ी न्यूज़ दिख रही है, यूएस ईरान दोनों एग्री कर चुका है भाई रोड मैप के लिए। अभी आप सभी को पता है कि यूएस ईरान के बीच में फिजिकल टॉक हुआ था डील को लेकर स्विट्ज़रलैंड में, और इस फिजिकल टॉक के आउटकम में ये डिसाइड हो चुका है कि यूएस ईरान दोनों एग्री कर चुका है कि अगले 60 दिनों में एक फ़ाइनल एग्रीमेंट बनाया जाएगा, और उस फाइनल एग्रीमेंट को अगले 60 दिनों में वो पब्लिश करेगी, और वही डिसाइड करेगा कि यूएस ईरान का फ्यूचर अगले कुछ सालों तक हमें कैसा देखने को मिलेगा। तो अभी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, और उस बेसिस पे कॉमोडिटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहा है। इसमें क्रूड ऑयल की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है इस डील से। इनफैक्ट अगर हम सीज़ फायर की बात करें तो उससे भी परेशानी था। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल में लगभग 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है इस डील के बाद, और इस वजह से भी रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनीज काफ़ी खुश है, क्योंकि इनके जो टोटल रेवेन्यू है उनका मैक्सिमम हिस्सा तो ओटीसी सेगमेंट से आता है, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है ऑयल के बढ़ते प्राइजेस की वजह से। बट ऑयल का प्राइजेस जब गिरता है तो वो सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तो चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। आज के दिन MCX की परफॉर्मेंस ज़रूर हमें अच्छी देखने को मिली है, बट रिसेंट टाइम में कंपनी की परफॉर्मेंस उतनी भी अच्छी नहीं थी। 18.2% की गिरावट इसके 52 वीक हाई से हमें देखने को मिल चुके हैं। गिरावट का 2-3 बड़ा कारण है। एक कारण तो भाई क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल का प्राइस टॉप से काफ़ी अच्छा खासा टूट चुका है, ऐसा हम बोल सकते हैं। पिछले एक महीने में लगभग क्रूड ऑयल 20% तक गिर गया है। अब क्रूड ऑयल की गिरावट की वजह से MCX क्यों परेशान है? देखो MCX जो है वो कमोडिटीज़ में डील करती है, जैसे हमारी BSE है ना, वो कैपिटल मार्केट में एक्सचेंज प्रोवाइड करती है, वैसे ही MCX है कमोडिटी मार्केट में वो एक्सचेंज है। अब कमोडिटी मार्केट में अगर मान लो सिनेरियोज बहुत गर्म रहेंगी, क्रूड ऑयल की बात बहुत ज़्यादा होगी, गोल्ड की बात बहुत ज़्यादा होगी, सिल्वर की बात बहुत ज़्यादा होगी, तो उसमें ट्रेडिंग्स भी बहुत ज़्यादा होंगी। तो उस टाइम क्या है कि टर्नओवर्स मैसिव हो जाती हैं इन एक्सचेंज के, और इस वजह से नंबर नेक्स्ट लेवल हो जाते हैं। हाल ही में देखा होगा आपने कि पिछले क्वार्टर में 200% से रेवेन्यू को ग्रो किया, उससे पिछले क्वार्टर में 100% से भी ज़्यादा की ग्रोथ रेवेन्यू में दिखी। और इसलिए देखिए क्योंकि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल सब भाग रहा था, और उसका रिजल्ट कंपनी के अर्निंग्स में देखने को मिला भी। बट अब क्रूड ऑयल का प्राइस टॉप लेवल से काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है, उसकी चर्चा उतनी ज़्यादा हो नहीं रही है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी टॉप लेवल से काफ़ी अच्छा खासा टूट चुका है, पहले जैसी हाइप इसकी भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। और साथ में सिल्वर की बात करें तो टॉप लेवल से ये भी 40 से 50% तक टूट चुका है, तो इसमें भी लोगों का इंटरेस्ट वैसी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो सिनेरियो समझो, जब किसी भी सेक्टर का या किसी भी कंपनी का फोमो क्रिएट होता है ना, तो वो सारे लोग भी जाते हैं उस कंपनी में या फिर उस सेक्टर में जो उस सेक्टर के बारे में जानते नहीं है, फिर कंपनी के बारे में जानते भी नहीं है। और जब वो बबल बर्स्ट होता है तो फिर जो लोग पैसा बनाए हैं वो तो निकल ही लेते हैं, नए लोग सोचते रह जाते हैं भाई कि अब कब अब कब अब कब। बट अभी देखोगे तो क्रूड ऑयल का मार्केट वाइप आउट बोलो या फिर उसका बबल जो है वो बर्स्ट हो चुका है, क्योंकि वॉर ख़त्म हो चुकी है। गोल्ड का जो हाइप बना हुआ था वो भी ख़त्म हो चुका है। सिल्वर का जो हाइप बना था 40% से ज़्यादा की गिरावट की बात अपने उस चीज़ को भी ख़त्म होते हुए देख लिया। तो इस वजह से MCX के आने वाले कल में जो टर्नओवर्स दिखेंगे उस टर्नओवर्स में एक मैसिव डिप आने की पॉसिबिलिटीज़ है, और इसी वजह से MCX में थोड़ी करेक्शंस हो रही है, वैल्यू करेक्ट कंपनी का हो रहा है। तो आई होप आपको गिरावट के रीज़न समझ आ गए होंगे। बाकी कंपनी बुरी नहीं है, बट हर कंपनी का एक फेज़ आता है ना, जिस फेज़ में कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग होती है, वही फेज़ अभी हमें MCX का दिख रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है PS राज स्टील। हाल ही में दोस्तों इस कंपनी ने 1:5 के रेशो में स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है, जिसमें एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर देने का इसने फैसला किया है।
सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। डिशो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।